नमस्कार दोस्तों, पीसीएस सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री की ये सीरीज आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी और आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में आप इसका लाभ उठाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले टॉपिक की ओर। 1793 एवं 1813 का चार्टर एक्ट। तो आज हम दो चार्टर एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है 1793 का चार्टर एक्ट और दूसरा है 1813 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट। तो इस चार्टर एक्ट में कुछ खास प्रावधान नहीं किए गए थे, एक छोटे मोटे प्रावधान किए गए थे जिसे हम ध्यान में रखेंगे। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कंपनी को जो भी व्यापारिक ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भी व्यापारिक अधिकार दिए गए थे वो अगले 20 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिए गए। गवर्नर जनरल का बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों पर भी अधिकार बना दिया गया। अर्थात ये जो गवर्नर जनरल कलकत्ते का जो गवर्नर जनरल था वह बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों पर भी उसका अधिकार स्पष्ट कर दिया गया, या अधिकार को यूं कहें कि अधिकार को बढ़ा दिया गया। कलकत्ते से जब वह बाहर जाता था तो वह अपने स्थान पर किसी भी अपने परिषद के किसी सदस्य को नियुक्त कर सकता था और उसकी अनुपस्थिति में वह जो उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति होगा वह कलकत्ते की परिषद का काम संभालता था। और अगर वह मद्रास या बंबई की प्रेसिडेंसियों में विजिट पर जाता था तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन में भी वहाँ के गवर्नर जनरलों के ऊपर उसकी वरीयता होती थी। तो ये तो था 1793 का चार्टर एक्ट। अब हम देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट, जो अपेक्षाकृत काफी महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट है। अठारह सौ 13 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट में भारतीय अंग्रेजी राज्य की जो संप्रभुता थी वह ब्रिटेन के सम्राट में निहित कर दी गई। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन था कि भारत की अंग्रेजी राज्य की जो संप्रभुता थी वह किस में निहित कर दी गई? ब्रिटेन के सम्राट में। जबकि पहले क्या थी, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ही सर्वेसर्वा थी, लेकिन अब ब्रिटेन के सम्राट को यहाँ की अंग्रेजी राज्य की संप्रभुता दे दी गई। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ वह यह हुआ कि भारत में जो कंपनी के व्यापार का एकाधिकार था वह समाप्त कर दिया गया और केवल चीन के साथ व्यापार और चाय एवं अफीम के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। तो ये जो कानून बनाया गया कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त करने का, इसके पीछे यूरोप में चल रही कुछ घटनाएं थी। नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का शासक था, इसने वहाँ महाद्वीपीय पद्धति का प्रचलन किया, जिसके अंतर्गत इसने एक ऐसा कानून बनाया था, इसका काफ़ी यूरोप में एक समय काफ़ी बोलबाला हो गया। और इसने ऐसा कानून बनाया कि बाकी सभी यूरोपीय देश अंग्रेजों से व्यापार नहीं करेंगे। इसके कारण अंग्रेज व्यापारी थे, इस समय अंग्रेज में काफ़ी औद्योगिक प्रगति हुई थी, कुछ समय पहले ही वह औद्योगिक क्रांति हुई थी, नए नए कल कारखाने बने थे। लेकिन बाकी यूरोपीय देशों से जब इनका व्यापार बंद हो गया तो इन व्यापारियों को बड़ी परेशानी होने लगी। तो ऐसे समय में ही यह क्या किया गया, वहाँ की जो ब्रिटेन की सरकार थी उसने यह फैसला किया कि भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार नहीं करेगी, अन्य अंग्रेजी लोग या अंग्रेजी कंपनियां भी यहाँ व्यापार करने आ सकते हैं। इसी कारण से इनका जो व्यापारिक एकाधिकार था वह समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय का व्यापार, अफीम का व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार होता था वह इनके लिए उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना रहा। इसके अलावा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में आने की सुविधा दे दी गई। इससे यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार हुआ, कई मिशनरियाँ भारत आई और शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ प्रगति हुई। ये जो ईसाई मिशनरियाँ आई यहाँ अपने धर्म प्रचार के साथ साथ शिक्षा के भी प्रसार का काम किया। अगले 20 वर्षों के लिए जो कंपनी का राजस्व था, भारतीय प्रदेशों पर जो राजस्व था उसका नियंत्रण कंपनी को दिया गया, यानी कि अगले 20 वर्षों के लिए जो भी राजस्व प्राप्त होता उसका भारतीय प्रदेशों से जो राजस्व मिलता था उसका नियंत्रण कंपनी को दिया गया। कंपनी की आय में से 1 लाख रुपये शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु निश्चित किए गए। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण, इस एक्ट का एक महत्वपूर्ण प्रावधान था। ऐसा प्रावधान किया गया था कि इस 1 लाख रुपये को भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु विद्वानों को प्रोत्साहन देने और साहित्य कला के उत्थान के लिए खर्च किया जाएगा। गवर्नर जनरलों की नियुक्ति के लिए भी ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति को आवश्यक कर दिया गया। जो भी गवर्नर जनरल थे उनकी जो नियुक्ति की जाती थी उसके लिए ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति आवश्यक कर दी गई। अर्थात
अब यह कंपनी के एकाधिकार में नहीं रहा कि वह गवर्नर जनरल की नियुक्ति हो, नियुक्ति वह स्वयं करे। वह गवर्नर जनरल या फिर जो अन्य प्रांत के गवर्नर थे उनकी नियुक्ति के लिए ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति आवश्यक थी। इसके अलावा कुछ अन्य एक्ट्स भी, इस एक्ट में कुछ अन्य प्रावधान भी किए गए जिसके अंतर्गत न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में कुछ प्रबंध किए गए। यूरोपीय हितों के लिए यहाँ एक बिशप और 3